कुछ बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। मैं आऊँगा कुमार साहब आपके पास। आपने कहा कि 1 साल का वक़्त है, लेकिन मोदी जी कोई भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। हो सकता है 6 महीना पहले चले जाएँ, जैसे अटल बिहारी जी गए थे। उनको भी शाइनिंग इंडिया का बहुत कुछ था उस समय, और आजकल तो वैसे प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व में नई-नई ड्रेस पहन के भी घूम रहे हैं आजकल, कैमरा लेके। लेकिन हाँ, मैंने एक बात तो नोट की है, ऑब्ज़र्वेशन है कि प्रोजेक्ट टाइगर के फुल पेज के एड्स हैं, फुल पेज की न्यूज़ है, 2-2 पेज की, 3-3 पेज की न्यूज़ है। मुंबई के अंदर मैंने देखा कई पेपरों में पिछले कई दिन से आ रही हैं, और एडिटोरियल भी हैं। लेकिन भूले से कहीं वो ये मेंशन नहीं करते कि इंदिरा गांधी का नाम आ जाए, जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया था। इस बात को न्यूज़पेपर बड़े भली भांति देखते हैं कि कहीं गलती से भी इंदिरा गांधी का नाम उसपे छप ना जाए कि जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। वो एडिटोरियल्स हो, आर्टिकल्स हो, बाकी हो, मैंने उसको सारा छान मारा, लेकिन मुझे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इंदिरा जी ने बनाया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम उन्हीं के समय का है। तो धनंजय कुमार जी, 1 साल से पहले भी कुछ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यूपी और बिहार में आऊँगा आपके पास में। यूपी में अखिलेश बहुत कमज़ोर फुटिंग के ऊपर है, बहुत कमज़ोर फुटिंग पे है। मायावती इज़ अ गॉन केस, मैं मान के चलता हूँ, हालाँकि कई लोग मुझे कॉन्टेस्ट करते हैं कि मायावती इज़ नॉट अ डेड फोर्स, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट। मैं शायद इस बात को नहीं मानता हूँ कि मायावती को पूरा हाशिए पे बीजेपी धकेल चुकी है, और जिस हिसाब से उसके वोट और सीटें हैं अभी, वो उस बात का एक आईना भी है। हाँ, तेजस्वी ज़रूर फाइट कर रहे हैं, नीतीश बाबू ज़रूर फाइट कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है, मुझे कहीं से उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। अखिलेश कांग्रेस के साथ आना ही नहीं चाहते, नाम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस का नाम आते ही मुँह फेर के कहीं और चल पड़ते हैं। धनंजय कुमार जी, आपके हिसाब से क्या परिस्थिति उभर कर आ रही है ये छत्र दलों की जो है? देखिए, गौतम भाई ने और राकेश भाई ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। मैं एक और आयाम देना चाहता हूँ। जी। इसको हम उल्टा करते हैं कि अगर समझिए, मान लिया कि फिर से 2024 में मोदी जी आ जाते हैं, तब क्या होता है? यहाँ से अगर हम सोचना शुरू करते हैं, मोदी जी पिछले 14 साल से या पिछले जो 9 साल से हैं, वो किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर आप देखिए, ठीक है, जैसा कि राकेश भाई ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को खा जाएंगे, या शिवसेना का क्या हुआ, या उनका क्या हुआ, शिरोमणि अकाली दल का क्या हुआ। मान लिया कि आ गए मोदी जी, तो क्या करेंगे? किसका नुकसान करेंगे? मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान जो है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसका है। और आइडिया ऑफ इंडिया किसका है? आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो कांग्रेस का है। आइडिया ऑफ इंडिया बनाने में गांधी नेहरू का अमूल्य योगदान है। तो अगर आइडिया, बाकी जो जितने दल, जैसा कि गौतम भाई ने कहा कि सारे दल बीजेपी के साथ रह चुके हैं। राकेश भाई ने कहा कि एक दल लालू प्रसाद यादव जी का दल है जो साथ नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। तो लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस को अगर छोड़ दीजिए, तो किस पार्टी को आपत्ति हो सकती है कि आइडिया ऑफ इंडिया रहे चाहे न रहे? क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी ढेर सारे नेता हैं जो चाहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया न रहे। तो नेहरू के जमाने से ऐसे नेता हैं। मैं बहुत सारे नेताओं के नाम गिना दूं जो नेता चाहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है गड़बड़ है। जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ था, वो कांग्रेसी नेताओं के रिजीम में हुआ था। तो कांग्रेसी नेता जो है नेहरू को ठगते रहे, झूठ बोलते रहे। फिर राजीव गांधी को जिस तरह से लोगों ने ठगा, उसका नतीजा हुआ सारा कुछ। तो अभी जो देश में चल रहा है, मुझे लगता है अभी ये 90 पार नहीं किया है। अभी इसको अभी क्लाइमेक्स भी नहीं आया है, मुझे लगता है। और इसलिए ये जो क्षेत्रीय दल हैं, बेसिकली वो देख रहे हैं कि ये दोनों, कांग्रेस और बीजेपी में से किसका पलड़ा भारी है। तो जिसका पलड़ा भारी होगा उस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इसलिए अभी बहुत मुखर नहीं है। और देखिए, जैसा कि राकेश भाई ने कहा कि आप ले लीजिए जो महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सारे प्रदेशों में कांग्रेस को आमने सामने, या गुजरात हो, कर्नाटक हो, इन सारे प्रदेशों में कांग्रेस को आमने सामने लड़ना है। बाकी कोई ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जो बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में है, या कांग्रेस पार्टी अगर उस तरह से जीत वाली स्थिति में आते तो चुनौती देने की स्थिति में। जो राष्ट्रीय दल के तौर पे अभी हैं, यही दो दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो क्षेत्रीय दल जो है, अगर समझिए कि ममता बनर्जी बिहार में जाके क्या करेंगे, नीतीश कुमार कर्नाटक में आके क्या करेंगे, और चंद्रबाबू के चंद्रशेखर राव जो है उत्तर प्रदेश में आके क्या कर लेंगे। इवन मैं बोलूं कि अगर ये जाते हैं, अखिलेश यादव बिहार जाते हैं, तो बिहार में क्या बदल देंगे? कुछ उनसे नहीं बदलने वाला।
उनके पिताजी भी नहीं बदल पाए बिहार में। तो क्षेत्रीय दल बेसिकली अपना अपना किला बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। और शरद पवार का जो अभी बयान आया है पिछले 2-3 दिनों में, ये क्या है? ये अपना किला बचाने का ही संघर्ष है। शरद पवार जानते हैं कि उनको अब प्रधानमंत्री बनना नहीं है, राष्ट्रपति बनाएगा नहीं कोई, तो उनके लिए अब उनकी जो पार्टी है वो किसी, जो उन्होंने दौलत कमाई है, जो बनाई है, वो किसी तरह बचा रहे और बुढ़ापा उनका ठीक ठाक गुजर जाए। उनके बच्चों को जाते जाते अपनी एक पार्टी दे जाए कि लो बेटा एक पार्टी है। क्योंकि क्षेत्रीय दलों का मतलब ही होता है कि अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने बेटे को या बेटी को या दत्तक पुत्र जिसको ले लीजिए, उसको आप दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। क्षेत्रीय दल कोई जो है राष्ट्र को समर्पित पार्टी तो है नहीं। तो इन दलों से मुझे कोई भविष्य इन दलों में नहीं दिखाई पड़ता है कि ये दल भारत में कोई राजनीतिक बदलाव का माध्यम बनेंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। इवन आरजेडी की भी बात मैं करता हूँ, आरजेडी भी भारत में कोई राजनीतिक बदलाव के लिए लड़ेगा, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो जो बदलाव है बेसिकली वो दो ही दल है, कांग्रेस है और बीजेपी है। और आम आदमी पार्टी को भी नहीं मानता हूँ कुछ बदलने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत जो है वही है जो बीजेपी की है। बीजेपी भी भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, फलाना फलाना जो कर रहा है वो करते हैं। तो एक आइडिया ऑफ इंडिया जो है कांग्रेस के पास ही है। तो कांग्रेस अगर मजबूत होती है तब तो हम कुछ बात करें, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में कहीं से ये जो आपने लिखा है कि किसी भी क्षेत्रीय दल को लोकसभा चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं, सब अपने अपने में खुश हैं। दिलचस्पी ये है कि हम अपने राज्य में सबसे ज्यादा सीट हमको आ जाए, ताकि हम नेगोशिएशन वहां सही कर सके। उनको पता है कि अभी ऐसी स्थिति बन रही है जहां पे कांग्रेस बीजेपी किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है, और उस वैसी स्थिति में किसको गृह मंत्री का पद मिलेगा, किसको कृषि मंत्री का पद मिलेगा, किसको फलाना मंत्री का पद मिलेगा, तो वो तो तब ना होगा जब उनके पास ज्यादा से ज्यादा सीटें होंगी। तो जो त्रिशंकु वाली जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा लाभ जो है वो निर्दलीय विधायक ले जाते हैं। जान लीजिए, हर जगह हम देख रहे हैं कि जब त्रिशंकु वाली स्थिति रहती है, किसकी सरकार बनेगी, तो 2, 4, 5, 10 सीटों का फर्क रहता है, तो निर्दलीय विधायक सबसे बड़ा मजे में रहते हैं। तो हम बिहार में भी देख चुके हैं, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। और आप याद कीजिए, एक सरकार बनी थी वहाँ झारखंड में, एकमात्र खुद ही विधायक था और मुख्यमंत्री बन गया था, बाद में भी जेल में लंबे समय पड़ा रहा। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कुछ। अच्छा, मैं एक बात और देख रहा हूं कि जनता में भी कोई बेचैनी नहीं है। जनता भी जो है एकदम मस्त है, उसको भी लग रहा है अरे यार ठीक है यार, कोई पार्टी आए क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो वही करना है। तो बेसिकली 90 के बाद जो जनसंख्या है हमारे देश में, या 90 के बाद जो परिदृश्य बदला है हमारे देश का, आर्थिक परिदृश्य कहिए, जिसमें जो है प्राइवेटाइजेशन हुआ या जो है इतना सारा पैसों का फ्लो हुआ, आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप बता सकते हैं इससे बेहतर। तो ये जो इसकी वजह से जो संपन्नता आई है, अब उनको लग नहीं रहा कि हमें गरीबी आने वाली है। अभी वो लग नहीं रहा कि हिंदू मुस्लिम अगर एकता खतरे में पड़ेगी, या देश में अगर महंगाई और बढ़ जाएगी, या अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, तो हमारी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना वो नहीं कर पा रहे हैं। और कल्पना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो है अभी इससे ही उबर नहीं पाए हैं कि उनको खाने का दोनों समय इंतजाम हो जाए और एक छोटा सा घर हो जाए, उनके बच्चों के लिए कुछ जमा हो जाए। इससे देश की आबादी, एक बड़ी आबादी जिसको की है 60-70% आबादी है, वो उबर ही नहीं पाई है। अभी इससे 70 साल आजादी को हो गए, बावजूद इसके उबर नहीं पाई है। और जो एक एलिट वर्ग इस देश में पैदा हुआ है 90 के बाद, खास करके मैं कहूँगा, तो उसको अब फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है कि हम जो है पानी से ऊपर आ चुके हैं, अब कीचड़ वाले पानी में हम नहीं रहने वाले हैं। हमारा बेटा जो है वो MBA कर रहा है, वो दिल्ली में नौकरी नहीं करेगा तो इंग्लैंड चला जाएगा, इंग्लैंड में नहीं तो कहीं और चला जाएगा, उसको चिंता नहीं है। इसलिए ये जो अभी और मैं बताऊं कि ये जो देख रहे हैं कि वर्दी वाला गुंडा पढ़ाया जाएगा कि प्रेमचंद को पढ़ाया जाएगा, इस पे विमर्श कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों को फर्क नहीं पड़ता है ना। जो विमर्श कर रहे हैं कि प्रेमचंद ही रहे, उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो वर्दी वाला गुंडा नहीं पढ़ा, वो तो बेचारा पहले पढ़ने चाह रहा है कि भाई मैं वर्दी वाला गुंडा पढ़ूं तो क्या है क्या वो, क्योंकि वर्दी वाला गुंडा तो रोज देख रहा है, वो अपने सामने रोज उसके सामने खड़ा हो जाता है। कभी वर्दी वाला गुंडा खड़ा हो जाता है, कभी सफेद कुर्ते वाला गुंडा खड़ा हो जाता है, तो वो तो गुंडों के बीच बेचारा पला है, तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है दिनेश भाई कि ये जो है अभी ये वेट एंड वॉच वाली जो है पॉलिटिक्स रीजनल पार्टियां करेंगी, वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे इवन शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे हो। शरद पवार ने तो अपना पत्ता खोल दिया कि हम कहाँ हैं, लेकिन सबके सामने यही है कि हमको अपना अपना घर बचाना है, और अगर कमजोर पड़े दोनों में से कोई एक, तो हमको अपना अपना हित जो है ज्यादा देखना है।
देश हित गया भाड़ में, देश हित से लेना देना नहीं है। उनको पता है कि देश का क्या होने वाला है। 2-4 हजार किलोमीटर अगर चाइना कब्जा भी कर लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम बोल देंगे कुछ नहीं हुआ है ना। तो ये जो है अब वो जो देश हित इतना कर दिया है पिछले 35-40 सालों में बीजेपी ने कि देश हित एक मजाक बन गया है। देश का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है तो देश हित कहाँ समझ में आएगा। वो हित है, मेरा हित कहाँ बना हुआ है। तो जब मेरा हित, जब स्वार्थ जब गहरे घुस जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस समय कोई बहुत संभावना मुझे दिखाई पड़ रही है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। विपक्षी एकता करके कुछ नहीं होने वाला।